We are starting this chapter Parliament. Parliament, that is the law making organ of the Union Government of India. We are the Union of States, so it is the law making organ. Parliament is the highest legislative body at the national level. Parliament ko we have discussed earlier that it is divided into three parts: President, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is known as Council of States. Council of States means upper house. Council of States means upper house. And Lok Sabha is known as the House of the People, means lower house. Lower house. Parliament makes laws for the country. Legislative body है. Discusses public issues, passes the budget, controls the executive, represents the people and states of India. So it is a very important and highest forum in Government of India or in India, Union Government of India, that is having the legislative body at the national level. तो आपको करना क्या, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको बुक को ध्यान से समझना है. एंड आफ्टर दिस चैप्टर यू विल फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस को लिखना है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा. जस्ट इट इज सिमिलर वे लाइक इन आप स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, खाली आप चैप्टर पढ़ लेने से आप एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते हैं. लाइक क्लास 8th में यू हैव टू डू द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर. तो आपको एक्सरसाइज बहुत करने की जरूरत पड़ेगी. सो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी बड़ा इजी है, आप इसको बिल्कुल कंसेप्ट में समझ में आ ही जाएगा. समटाइम्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज वेस्टमिनिस्टर मॉडल. वेस्टमिनिस्टर मॉडल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाना शुरू किया, व्हेन इट हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे हैड फॉलोड इट फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन. दैट मॉडल इज नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल. वेस्टमिनिस्टर रेफर्स टू प्लेस इन लंदन. लंदन में एक प्लेस है वेस्टमिनिस्टर, जहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेट किया जाता है, वहीं पर है. दैट्स वाई इट इज नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल. क्योंकि हमने आपको एक बात जरूर बताई है पहले कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज़्यादातर पोर्शन हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लेते हैं, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक. हम लोगों ने अपने किताब में फर्स्ट चैप्टर में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉडल को बताया था. तो ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल उसी समय से वर्ड कॉमन हो गया कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल. इट इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर हैविंग द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स लोअर हाउस लाइक लोक सभा है यार. हाउस ऑफ लॉर्ड्स माने अपर हाउस. द मेन फीचर वेस्टमिनिस्टर मॉडल का क्या है भाई? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है. अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है. क्लोज लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. मिनिस्टर्स जो हैं यूजुअली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं. 6 महीना के लिए बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर में उनको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा मिनिस्टर को. ठीक है ना? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर में आपने इम्पीचमेंट लगा दिया कि भाई उनको हटना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी सरकार गिरेगी. तो दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेड ऑफ द स्टेट एज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया. हालांकि पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, बट ही इज हेड. कोई भी बिल है, लॉ बनेगा, प्रेसिडेंट का सहमति एसेंट होगा तभी. प्रेसिडेंट हैज टू गिव एसेंट टू द बिल्स. प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है. सो ये पूरा का पूरा वेस्टमिनिस्टर मॉडल है. ये मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 79 to 122 के बीच में आता है. समटाइम्स यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल किसके रिप्रेजेंट करता है. तो आपको ये देखना होगा 79 to 122 दैट रेफर्स टू द पार्लियामेंट. ठीक है ना?
हम लोग पहले भी 58 तक पढ़े थे, अभी हम लोग 79 to 122 की बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल 79 to 122 में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, आई हैव टोल्ड यू कि एक बार एक ओवरव्यू कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाके कि भाई पार्लियामेंट कितना बड़ा है। नहीं तो हमें लगता है एक छोटा सा रूम में सब डिस्कस करते होंगे जो टीवी में दिखता है, ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज हैविंग ए वेरी बिग बिल्डिंग, सो मेनी पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऑफिस होते हैं, अलग अलग ऑफिस होते हैं। कैबिनेट कमेटी का मीटिंग का ऑफिस अलग से होता है, वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, उनका ऑफिस बगल में होता है। सो मेनी IAS ऑफिसर्स उसके अंदर में अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। सिक्योरिटी का ऑफिस होता है, फिनांस का होता है, बगल में कंट्रोलर जनरल की भी कमेटी का भी वहीं एक ऑफिस होता है। इट इज प्रेस मीडिया का बहुत बड़ा ऑफिस होता है वहाँ पर। हर मीडिया हाउस को अपना अपना चैम्बर दिया जाता है वहाँ पर, सो दैट दे कैन बी देयर। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं सबके वहाँ ऑफिस होते हैं, तो अलग अलग ऑफिस होते हैं। तो पार्लियामेंट इज ए बिग, लाइक हाजीपुर टाउन है ना, इतना बड़ा, करीब करीब, मतलब उतना बड़ा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, तो इतना बड़ा जगह होता है पार्लियामेंट, है ना। उसमें एक जगह पर 545 बैठते हैं जिनका की रिकॉर्डिंग होता रहता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कितना बड़ा मामूथ स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट तो मैंने बता दिया। कंपोजिशन मेन तो वही है, बोथ हाउसेज, लोअर लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा में हम लोग भेजते हैं 238 और यहाँ से 545। अभी कुछ दिनों के बाद, अभी तो 2024 में इलेक्शन हुआ, 2024 में MP का, अभी 2029 में जो इलेक्शन होगा तो आप अंदाज रखिए कि सीट की संख्या 545 से बढ़ के 750 हो जाएंगे, समझे ना। जैसे कि वैशाली है ना, समस्तीपुर है, जैसे तो 3 जो यहाँ का 2 जो आपके लोकसभा है वो 3 हो जाएंगे, है ना। तो अभी बढ़ने वाला, डिलिमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन मीन्स पार्लियामेंट के एरिया को काट छाट के बढ़ाना, जोड़ना, घटाना, इसको डिलिमिटेशन वर्ड कहते हैं। इसके लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन होता है। इस बार के एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जब हम टेस्ट लेंगे। अब आगे जो आपको PT एग्जाम आएगा UPSC का, उसमें डिलिमिटेशन से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेज हैं, करेक्ट। ड्यूरेशन, राज्यसभा तो कभी खत्म नहीं होता है, 6 साल का ड्यूरेशन होता है। मान लिया 6 साल का टेन्योर, एक आदमी का एक मेंबर अगर चुनेगा, मान लिया सपोज आप मेंबर चुनेंगे, हम मेंबर चुनेंगे, तो 6 साल हम रहेंगे, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 गायब होते रहेंगे, तो मतलब कभी खत्म नहीं होगा राज्यसभा। लोकसभा 5 साल का ऑफिस, स्पीकर का ऑफिस होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, है ना। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। रूल्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, पार्लियामेंट 3 बार सेशन होता है, हम डिस्कस किए थे इस पर, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, है ना। लॉ मेकिंग है, फाइनेंशियल पावर होते हैं, फाइनेंशियल पावर भी है, लॉ मेकिंग पावर है। स्पेशल राइट्स ऑफ हाउसेज एंड मेंबर्स, स्पेशल राइट्स। तो आर्टिकल 79 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये इतने सारे टॉपिक के अंदर में हम लोग पार्लियामेंट को डिस्कशन करेंगे। प्रेसिडेंट एज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बैठते नहीं है, लेकिन हर बिल के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट ये जो है आपका, ही समन्स बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बुलाते हैं उसको। प्रोरोग्स मतलब उस दिन की मीटिंग को सेम डे खत्म करना, फिर कल बुलाना, प्रोरोग बोथ हाउसेज, प्रोरोग कहते हैं। डिजॉल्व, 5 साल पूरा हो गया, अब इलेक्शन होना तो डिजॉल्व करता है। जब पहला सीटिंग होता है तो एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट द मेन हेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो एड्रेस करते हैं, मैसेज भेजते हैं पार्लियामेंट में। और जब कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो कैबिनेट जो डिसीजन लेता है, प्राइम मिनिस्टर, उसको भी वो ऑर्डिनेंस वही पास करते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया फॉलोज द आइडिया ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट सिमिलर टू दैट क्राउन इन पार्लियामेंट। जैसे कि इंग्लैंड में जो राजा हैं, मोनार्क हैं, क्वीन हैं, वो जैसे वहाँ के पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं, वैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं।
नाउ वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही डज ऑल दोज थिंग्स। ओके, प्रेसिडेंट का आपको पर्पस मिल गया। राज्यसभा, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल नेम जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। हिंदी राज्यसभा वर्ड जो अडॉप्ट हुआ है 1954 में हुआ है। ये वर्ड जो है राज्यसभा जो बोला जाने लगा 1954 में हुआ है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फेडरलिज्म का जो हमारा इंडिया में बोलते हैं ना फेडरल स्टेट, फेडरल है, उसको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इट गिव्स द स्टेट्स ए वॉइस इन नेशनल लॉ मेकिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम। अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स जो अलग अलग नाम बोला जाता है इसको। हाउस ऑफ एल्डर्स मैच्योर एंड रिव्यूइंग हाउस है इसलिए। परमानेंट हाउस बिकॉज इट इज नेवर डिजॉल्व्ड। तो राज्यसभा को इन 4 नामों से बोला जाता है। अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ एल्डर्स बुजुर्गों का हाउस है, परमानेंट हाउस है, कभी डिजॉल्व नहीं होता है। लोकसभा, लोकसभा वर्ड भी जो है 1954 में हुआ। ये सभी बड़ा इजी वे में आपको कंपैरिजन किया हुआ है। इट इज सो इजी दैट इफ यू गो थ्रू इट, बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते ही हैं, तो इस बुक का एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल, क्राउन राजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडिया में ऐसे ही सिमिलर वे में भी है। यूएसए का प्रेसिडेंट में क्या होता है भाई, द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड कांग्रेस। पार्लियामेंट वर्ड को क्या कहते हैं, कांग्रेस। 2 हाउस है, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स को देख लीजिए क्योंकि समटाइम्स इससे भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बन जाते हैं। राज्यसभा के बारे में यहाँ दिया हुआ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो रिप्रेजेंटेटिव 238, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12, टोटल 250 होते हैं। तो अभी जो है इस टाइम में राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, ठीक है। और 225 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स हैं, 238 नहीं है। 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, तो कितने होगा 233, यहाँ पर 238 है, यहाँ कितना हो गया 238 प्लस 12, तो 233 प्लस 12 245 हो गया, करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड, जो कि चुने जाते इनडायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। अभी जैसे राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं, अभी हाल में देखा था ना, राज्यसभा के मेंबर चुने गए, राजद वालों को कम से कम 41 एमएलए का सपोर्ट चाहिए था। कितना सपोर्ट चाहिए था 41, उतने पूरे हो रहे थे, लेकिन उसके 4 आदमी एब्सेंट हो गए, 4 आदमी वोट डालने आए ही नहीं, तो उनका जो कैंडिडेट था चुना ही नहीं गया। तो एज ए रिजल्ट एनडीए वाले, बीजेपी और जदयू वालों का एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उनके 4 लोगों ने धोखा दिया या क्यों नहीं आया, वॉट एवर द जेन्युइन रीजन, वो आए ही नहीं वोट डालने, है ना। तो दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए लोग जो चुने हुए रहते वही वोट डालते हैं। द इलेक्शन इज हेल्ड बाय द सिंबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वही 1 2 3 4 5 6 करके देना होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है राज्यसभा के मेंबर के लिए, अब बोलता है दोनों पार्टी के पास पहुंच जाता है एमएलए के पास कि आप अपना नंबर 1 वोट दीजिए अपने पार्टी को, नंबर 2 मुझे दे दीजिएगा। तो कभी कभी नंबर 2 के काउंटिंग से भी जीतने की संभावना, चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में नंबर 2 से ही कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर 2 अगर सबका नंबर 2 उसको मिल गया तो नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका बेटे ज्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा भी होता है। तो द सिस्टम अलाउज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट रिप्रेजेंटेशन। इस तरह का क्वेश्चन आजकल यूपीएससी में आने लगा, क्योंकि यूपीएससी क्या जानना चाहता है कि क्या स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि नहीं। और आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि हमारे बीपीएससी वालों को मार्केट में बताया जाता है कि आईएएस के लायक तुम नहीं हो, तुम बीपीएससी के लायक हो, है ना।
तो ये आईएएस मत करो, बीपीएससी करो, ज़्यादा आसान होगा। मैं आपको 2-3 कारण बताऊंगा कि बिना आईएएस की तैयारी किए हुए बीपीएससी का रास्ता ब्लॉक है। चाबी आईएएस में ही रुका हुआ है, वहीं से ताला खुलेगा तो बीपीएससी में आएंगे। आपको 2 कारण बता दे रहे हैं। आप ऐसे पेपर है, जब तक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आप बढ़िया से नहीं लिखना सीखे हो यूपीएससी लेवल से, तब तक ऐसे नहीं लिख पाओगे। गेस वर्क वहाँ नहीं चलता है, पहला काम। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, वो आईएएस की तैयारी में कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी डेवलप हो जाती है। दूसरा चीज, जीएस पेपर 1 आप निकाल लोगे, ये आसान है, ये आईएएस की तुलना में कहीं नहीं स्टैंड करता है। जीएस पेपर 1 300 नंबर का ये है, तो यहाँ ऐसे में आपको यूपीएससी की तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आप ऐसे अच्छा लिख पाइएगा। जीएस पेपर 1 के लिए सही में आसान है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जीएस पेपर 1 में कहाँ परेशानी नहीं, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट हिस्ट्री है, ये बहुत इजी है, यहाँ गेस वर्क चल जाता है बेंच में, मुख्य परीक्षा में। लेकिन सेकंड जो करेंट अफेयर है, फिर यहाँ फंस जाइएगा आप, ये नहीं कोई उपाय है। ये आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड से भी हाई है। ये यूपीएससी का करंट अफेयर जो पूछता है उससे हायर लेवल का है, समझ गए। तो आपको मान ले 100 नंबर का हिस्ट्री है, तो 100 नंबर का करंट अफेयर में नंबर नहीं लाइएगा तो नंबर कैसे आप सिलेक्शन ले पाइएगा। फिर स्टैट है, स्टैट इजी है, स्टैट आप कर लीजिएगा। तो जीएस 1 एज ए होल यूपीएससी से लोअर है, लेकिन जैसे जीएस 2 में आप आइएगा, आप 1 इंच नहीं हिल पाइएगा जब तक आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो यूपीएससी का जो इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है वो इजियर होता है, बीपीएससी का इकोनॉमी का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। यूपीएससी का ज्योग्राफियन के से रिलेटेड क्वेश्चन इजियर होता है, वहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बीपीएससी में। आपका एट द सेम टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी इजियर है, बीपीएससी डिफिकल्ट है। तो इसका जीएस 2 बहुत हाई लेवल का है। यही कारण है कि बिना यूपीएससी की तैयारी किए बीपीएससी में रास्ता ब्लॉक हो जाता है, समझे ना। दूसरा चीज है, यूपीएससी की तैयारी करने से दोनों रास्ते खुले हुए हैं। आप चाहो तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में दे लो, मध्य प्रदेश भी दे लो, राजस्थान भी दे लो, कहीं भी दे लो, कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप सीजीएल की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाती है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम वो भी आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है, मेनली सीसेट है, सीसेट और जीएस, यही तो पीटी में भी करना है, ये भी तैयारी हो जाती है। तो ये मिसनोमर नहीं पालना है जो 99% स्टूडेंट्स को बिहार में डाला जाता है, यूपीएससी मत करना बीपीएससी करना, वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आपको देखना होगा कि सीट्स जो राज्यसभा का है वो ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि इस तरह के चीज न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं। तो ये देखना है कि भाई कितने सीट है। जैसे कि यूपी में 31 सीट रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा का, बड़ा स्टेट है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 31 मेंबर होते हैं राज्यसभा के यूपी से, और त्रिपुरा से सिर्फ 1 होता है। क्लियर है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये दिल्ली का, पुडुचेरी का, जम्मू कश्मीर से भी नॉमिनेशन होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो आपको 4 फील्ड के होते हैं। तो 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी यूपीएससी इसी के ऊपर में गेम खेल लिया था कि 4th शेड्यूल क्या है, तो राज्यसभा के मेंबर्स को चुने जाने का। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, स्टेट से 530, यूनियन टेरिटरी से 20, टोटल 550। लेकिन अभी क्या है, स्टेट से 524 है, यूनियन टेरिटरी से 19 है, टोटल 543 हो जाते हैं। ठीक है ना, यही है अभी आज का करंट पोजीशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हम बताए थे आपको कि जो ज्यादा वोट लाया उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज 18 साल से ज्यादा का है ना। अमेंडमेंट हुआ है, ये कभी कभी पूछ देता है कि विच अमेंडमेंट, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 साल एज घटाया गया था। एंग्लो इंडियन 2 को चुने जाने का है,
जिसको कि तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, लोकसभा में का जो इलेक्शन है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जैसे एक टेरिटरी का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है। पॉपुलेशन वगैरह ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। इलेक्शन कैसे कैसे हुआ है उसको देख लीजिएगा। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट, एक आगे के न्यूज से जोड़ने के लिए जरूरी है कि फिक्सिंग और रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे होगा। तो 1952 में एक बार डिलिमिटेशन हुआ था, 62 में हुआ, 72 में हुआ, 2002 में हुआ, अभी इस साल 2027 में होना चाहिए। फ्रीजिंग ऑफ सीट्स, अभी क्या हुआ कि ये जो है टिल 2026, ये 2026 में तक सीट फ्रीज है, 550 के ऊपर नहीं जाना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 फ्रोज द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी 1971 सेंसस लेवल पे फ्रीज कर दिया। एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने को उम्मीद है, ध्यान से पढ़िएगा लाइन को, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1971 के सेंसस को बेच लिया और 71 के सेंसस को बेच लेके बोला कि 2026 तक आपका जो इलेक्शन होगा वो इसी सेंसस के आधार पे होगा, और इसको 2000 तक इसको फ्रीज कर दिया था। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है ना, मतलब कि 42 into 2 84th है ना, याद रखिएगा। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको बोला कि 2026 तक इसको हम लोग फ्रीज कर दिए। तो इसका मतलब है कि अब जो है डिलिमिटेशन का टाइम आ गया, 2026 हो गया, 2027 में हो जाना चाहिए। The reason was to encourage population control. States have controlled population growth should not lose seats. States with high population growth should not gain extra advantage. ये सब देखते हुए 87 Constitutional Amendment Act 2003 allowed delimitation on the basis of 2001 census. 87th आया तो बोला कि नहीं भाई 2001 के सेंसस पर लो, बट विदाउट चेंजिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच स्टेट। तो अभी जो है अब आने का चांसेस है, अब 750 के करीब में सीट्स हो जाएंगे लोकसभा में। कुछ सीट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन एसी एंड एसटी पॉपुलेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट समझ में आ गया, तो कैंडिडेट ए का सिलेक्शन हो जाएगा इस कंडीशन में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों के बीच का हम लोगों ने क्या डिफरेंस है वो लिख दिया है। राज्यसभा का डिफरेंसेस की बात कर लिए हैं। एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा इसको। रिप्रेजेंटेशन है, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट थोड़ा सा अलग से भी हमको एक बार और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ हम अलग से भी पढ़ेंगे। 10th शेड्यूल के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। वैकेशन ऑफ सीट्स, पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक ही आदमी दोनों में नहीं रह सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, एब्सेंस फ्रॉम हाउस, अगर विदाउट, यहाँ पर 60 डेज का बाइंडिंग है, अगर बिना परमिशन का 60 दिन से ज़्यादा रह जाते हैं तो आपका कैंसिल हो सकता है ना। ओथ फॉर्मेशन, करेक्ट सैलरी अलाउंसेज, ये सब बड़ा इजी वे में है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, मनी बिल। ये मनी बिल के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मनी बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन डिसाइड करता है कि विच बिल इज मनी बिल? स्पीकर, ये याद रखिएगा। स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी बिल के बारे में। मान लिया कि जैसे आधार एक्ट, आधार पे जो एक्ट हुआ था ना, तो उसको उस समय इन लोगों ने बाईपास किया, क्योंकि मनी बिल का मतलब हो जाता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पीकर का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये इंट्रोड्यूस लोकसभा से ही होता है। तो मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा और टू द प्रेसिडेंट, द स्पीकर सर्टिफाइज इट एज ए मनी बिल। ये एक इंपॉर्टेंट है। स्पीकर एंड एंटी डिफेक्शन डिसीजंस में की हो तो होलहन केस है,
ये हम लोग अलग से एक बार और पढ़ लेंगे, लेकिन आपका काम है कि होतो होलन केस को थोड़ा सा राइटअप लिख लेने का। अभी बाद में हमें पढ़ना है एंटी डिफेक्शन में, इस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कशन में आया हुआ है तो इस केस के ऊपर में थोड़ा सा राइटअप लिख लीजिएगा, तो आगे पढ़िएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर लोकसभा वी हैव डिस्कस आउट, स्पीकर प्रोटेम जब पहली बार होता है तो बनाया जाता है, चेयरमैन एक्स ऑफिशियो एनी हाउ, दिस ऑल टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, सेक्रेटरी जनरल। हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट हो गया है स्पीकर जनरल, सॉरी सेक्रेटरी जनरल। अभी सुभाष जी कश्यप का नाम हम बोले थे ना, सुभाष जी कश्यप, जिनकी किताब है पार्लियामेंट इन इंडिया, सुभाष जी कश्यप, ये सेक्रेटरी जनरल थे इंडिया के, है ना, पार्लियामेंट में। ये मर गए अभी 2-4 दिन पहले। तो ये आपका इस बार के एग्जाम, अगला एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ही डाइड। लीडर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, इट्स ऑल राइट। रोल ऑफ अपोजिशन, शैडो, व्हीप इज ए पार्टी ऑफिसर जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। चीफ व्हीप, President summon each house of the parliament. Maximum gap between two sessions. A gap between two sessions cannot be more than 6 months. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। 3 तरह के सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। एडजॉर्नमेंट मीन्स स्टॉपिंग और सिटिंग ऑफ ए हाउस फॉर ए फिक्स टाइम। एडजॉर्नमेंट मतलब कि हाउस को स्पीकर बोलते हैं एडजॉर्न किया गया, मतलब कि कुछ टाइम के लिए इसको रोक दिया गया। प्रोरोगेशन मीन्स एंडिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, जैसे बजट सेशन खत्म हुआ तो प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन मतलब 5 साल के बाद। ये सब कॉन्सेप्ट को 14 नंबर जो चैप्टर का है उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एडजॉर्नमेंट ये यहाँ पर दिया भी हुआ है ना। लेम डक सेशन, जिसमें कि लेम डक सेशन इज द लास्ट सेशन ऑफ द ओल्ड लोकसभा। लोकसभा जब समाप्त होने वाला है, इलेक्शन होना है, तब जो सेशन होता है उसे लेम डक सेशन कहते हैं। कोरम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, प्रेसिडेंट के में हम लोग पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जीरो। अब डिफरेंट स्टार्ट क्वेश्चंस, 3 तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन जो ओरल होता है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होते हैं। किसी मिनिस्टर से अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया तो ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो मिनिस्टर को ज़्यादा तैयार होकर आना पड़ता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटेन होता है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ओरल होता है, जस्ट लाइक ए स्टार्ट क्वेश्चन, इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 आवर, जो क्वेश्चन आवर के बाद जो करीब 1 घंटे का टाइम होता है उसमें 0 आवर कहते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, किस तरीके से ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स किया जाता है पार्लियामेंट में। जैसे ऑर्डिनरी बिल है, बिल क्या है, एक प्रपोजल है, नया लॉ लाना है तो बिल दिया जाएगा। इट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर ओनली बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट। ऑर्डिनरी बिल, वेरी सिंपल लैंग्वेज इज देयर। आपको खाली इसी किताब को बार बार आप पढ़ते रहिएगा तो आपका मनी बिल किस में आता है, अंडर आर्टिकल 110 ये लिखा हुआ है कौन कौन सा केस में मनी बिल होता है। स्पीकर कैसे सर्टिफाइड करता है। फिनेंशियल बिल आर्टिकल 107 हो जाता है। 2 तरह के कैटेगरी में होते हैं, तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स के बारे में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की बात होती है। कुछ चीज़ों में मेजॉरिटी डिसीजन लगता है, कुछ में 2/3 मेजोरिटी लगता है, किसी में सिंपल मेजोरिटी भी होता है। ये आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ज्वाइंट सीटिंग मीन्स राज्यसभा लोकसभा दोनों की ज्वाइंट सीटिंग होगी, है ना, अंडर आर्टिकल 108। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ज्वाइंट सीटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। ज्वाइंट सीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा,
स्पीकर, यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम लोग यहाँ पर तक जो है बड़ा इजी वे में इसको एक बार रीडिंग करके आप लोग आइएगा अच्छे से, और देन वी विल स्टार्ट विद दिस बजट इन पार्लियामेंट, है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज द पार्लियामेंट, द sovereign body, the sovereign law making body. Here most important thing which we have discussed earlier, that we have to see the articles of the constitution. The parliament is coming under article 79 to 122. 79 to 122. What you need to do? Because I am just teaching you that how to read the books, how to categorize the information so that you can have the access to it all the time in the examination. So this one is very important, that article 79 to 122, and in one piece of paper you write down 79 stands for this one, 80, 81, 82, like that. Okay, 122, come up to 122. Or you can have one book, that is the Constitution of India, Orient Black Swan book. That book is very handy. You should go through that book also. That is also very helpful. So here the article 79 to 122 is important and you should make a note of it. इसका एक नोट बना लीजिए आप। यहाँ पर president in parliament means parliament consists of three things: president, Rajya Sabha, Lok Sabha. Rajya Sabha represents states. And we have seen that it is a law-making body. What are the financial powers? What are the discussion and accountability? So all those things we have discussed in the previous classes. Now we come to the mainly the financial, where we have seen that what are the money bill. In this book, in this chapter, you will find this thing also, and finance bill. And they will ask normally regarding that what is the difference between money bill and finance bill. इस concept से relate करते हुए questions पूछे जाते हैं. Okay. Now in this portion we will study the leftover topics. जो छोटे हुए जो topic है उस पे हम लोग discussion करते हैं. So and this one is the budget in parliament. हम अभी जो बजट इन पार्लियामेंट जो पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं कि कैसे इसको पढ़ेंगे, इसका एक स्ट्रैटेजी होता है। बजट आपको 3 जगह मिलेंगे पढ़ने को, करेक्ट, और तीनों जगह पढ़ना है। एक है बजट इन पार्लियामेंट, दैट इज फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव। किस पर्सपेक्टिव से? पॉलिटी। ये नहीं बोलिए कि पॉलिटी का बजट का ओवरलैपिंग और जगह नहीं होगा। Then we will study in one book, in one of our book, that is the budget, financial statement. ये हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में। कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमी। तो एक बजट हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, एक बार बजट पढ़ेंगे इकोनॉमी में, वहाँ भी हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे पॉलिटी का। और थर्ड बजट हम पढ़ेंगे जब बजट आता है, उस टाइम में जो बजट के बारे में जो डिस्कशन होता है, तो दैट टाइम वो करंट अफेयर या न्यूज एनालिसिस, जो हम कहते हैं हमारा टॉपिक, इसका नाम है व्यूज ऑन न्यूज, यहाँ पढ़ेंगे। फिर तो 3 जगह हम लोग को बजट पढ़ना है। तो एक जगह का ओवरलैपिंग दूसरे में मिलेगा, दूसरे का ओवरलैपिंग तीसरे में मिलेगा। क्लियर है? तो और बाद में हम लोग तीनों जगह के बजट को मिला के आपको हम कुछ टेस्ट लेंगे। तो वो जो टेस्ट पेपर जो बनेगा उसमें तीनों जगह का बजट आएंगे, और तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर बजट से यकीन मानिए कि 1 क्वेश्चन विल बी कमिंग, 1 क्वेश्चन। ओके, और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है? इट इज कमिंग अराउंड 2.66। ये वेटेज माना जाता है। एक क्वेश्चन का नंबर होता है 2 नंबर का ही, लेकिन अगर आप सही करते हैं तो 0.66 का एक एडेड बोनस मिल जाता है आपको। ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 10,000 स्टूडेंट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। इट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग भी यूपीएससी का एग्जाम लिखे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं। आपको पता है कि एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए कम से कम 50 पेज पढ़ते हैं मिनिमम, कि एक क्वेश्चन वहां से मिलेगा, है ना। चांसेज है क्वेश्चन मिलने का, तब 50 पेज पढ़ना होता है।
तो दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट हमको 3 जगह पढ़ना है। यहाँ जो बजट पढ़ रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो बजट इज ईयरली फाइनेंशियल प्लान, एनुअल है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इट शोज एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रुपया कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर डज द मनी कम, किस हेड से कितना आया, इनकम टैक्स से कितना आया, है ना, कॉरपोरेट टैक्स से कितना आया, जीएसटी से कितना आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कितना आया, स्टैंप ड्यूटी से कितना आया स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसे करके हम लोग पूरा एक देते हैं कितना रुपया कहाँ से आया, मतलब कि 100 के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि रुपया कहाँ खर्च किया, तो आपको हेल्थ सेक्टर में कितना किया, एजुकेशन सेक्टर में कितना किया। तो ये हम लोग बनाते हैं ना फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट का जब बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो साइट है उसका नाम है मिनफिन। तो ये आप देखिएगा कि बजट का जो जब 1 महीना तक जो प्रॉपर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स और उनका सपोर्टिंग स्टाफ, सबको आपको फिनमिन कहते हैं। तो फिनमिन के जो है ऑफिस में जो उनका ब्लॉक है, तो जीपी 4 शायद है, तो उसमें जो है सो सबको अंदर ही रहना पड़ता है 1 महीना, कोई कांटेक्ट नहीं बाहर से रखना पड़ता नॉर्मली। और वहाँ रह के पूरे बजट के एक एक पर्सपेक्टिव को तैयार किया जाता है, और तैयार करके फिर फाइनल ब्रीफ बनाया जाता है। फिर बनाया जाता है कि कितना बनाया जाएगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करेंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जैसे अभी हैं तो प्रोड्यूस करती है, उसको पढ़ती हैं, उसको पढ़ने के बाद जो है उसको सेकेंड कोई करता है, फिर उसको एक्सेप्टेंस होता है। तो ये आपका बजट का पेश करने का एक तरीका है। अगर आपको थोड़ा सा पिक्चर इमेज बनाना है, यूट्यूब पे चले जाइएगा या आप कहीं भी आपका न्यूज में चले जाइएगा कि हाउ बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड, कैसे बजट प्रेजेंट होता है, क्या तरीका होता है प्रेजेंट करने का। आप देखिएगा सामने से, तो आप इस जो हमारा जो टॉपिक है तीनों जगह का, उसको आप ज़्यादा विजुअलाइज कर पाइएगा। करेक्ट। तो बजट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है एक जगह कि 112, जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिमांड ऑफ ग्रांट्स, कि आपको किसका डिमांड, किसका ग्रांट का कितना, अप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स, 116 वोट ऑन अकाउंट्स, 117 फाइनेंशियल बिल्स। यहाँ तक आपको 112 to 117 तो सीधा सीधा सीरीज में याद कर लीजिएगा। फिर हो जाता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट एंड कॉन्टीजेंसी फंड। इतने आपके आर्टिकल्स के बारे में आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये मैचिंग क्वेश्चंस में आ जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट जो है लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर, जो मैंने बोला भी, रेलवे बजट 2017 रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद जनरल बजट। पहले क्या था कि रेलवे बजट अलग से दिया जाता था, अलग से पढ़ा जाता था। रेलवे बजट वाज सेपरेट, मीन्स रेलवे मिनिस्टर अपने बजट पढ़ते थे, क्योंकि रेलवे इज ए बिग डिपार्टमेंट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो रेलवे का बजट एक अलग से होता था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का देश का और रेलवे के अलावा बाकी बजट अलग से होता था। अभी उन्होंने क्या किया है, रेलवे बजट और फाइनेंस बजट दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब आपको बजट का डिफरेंट जो हमने बताया 112 to 117 आपको प्रोड्यूस किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे, एक सर्वे भी आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कहाँ है भाई? इकोनॉमी हो गया जीएस पेपर 3। हम लोग क्या बात करते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस। पीटी बाई प्रोडक्ट में निकलता है, पीटी की तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस की होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या होता है कि वो बजट से पहले आ जाता है। सर्वे क्या कहता है कि विगत वर्ष में
किस तरीके से किस डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया, कितना बजट मिला, कितना उन्होंने खर्च किया और क्या ओवरऑल पोजीशन रहा। दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से आपको जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाते हैं, है ना। ये कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग? व्यूज ऑन न्यूज में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरल डिस्कशन बजट का ये तो होता ही है कि बजट इज डिस्कस्ड एज ए होल, नो वोटिंग टेक्स प्लेस। एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, वो एग्जामिन करता है कि किस मिनिस्ट्री का कितना डिमांड है, कितना पैसा मांग रहा है, और वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसके ऊपर में वोटिंग होता है। तो ये आपका जिस्ट हमने बता दिया है कि किस तरीके का बिल मतलब क्या होता है, लॉ बनने के पहले का प्रोसेस, जो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हम लोग पढ़े थे। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, डिबेट होता है, वोट होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, ज्वाइंट सीटिंग होता है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन कहाँ पर है? आर्टिकल 108 में है। बजट जो है, बजट में ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, फिनेंशियल बिल हो जाता है। और हम लोग डिफरेंट कमिटीज की बात यहाँ पर करते हैं। कट मोशंस आर मूव टू रिड्यूस द अमाउंट फॉर ए डिमांड ऑफ ग्रांट। मतलब कोई मिनिस्ट्री ने अगर कोई डिमांड किया है तो उसमें से कुछ रुपये कट करने का प्रोविजन होता है। पॉलिसी कट रिड्यूस्ड टू ₹1, तो ये एक पॉलिसी कट करने का प्रोसीजर होता है। इकोनॉमिक कट, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिसी कट, तो लिखना होगा कि ये reduced to ₹1, reduced by a specific amount, that is known as economic cut. Token cut, reduced by ₹100. So if a cut motion is passed, it is a serious defeat for the government. तो मनली क्या होता है कि मिनिस्टर, जब गवर्नमेंट के साइड के मिनिस्टर होते हैं, वो जब अप्रोप्रिएशन करके बोलते इतना पैसा सैंक्शन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री वाले, बाकी जो अपोजिशन वाले हल्ला करने लगते हैं कि नहीं ये ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। अगर ये पास करने में सफल हो गया कि नहीं कम करवाने में, तो समझिए कि इट इज ए डिफीट फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की डिफीट हो गई, बहुत बड़ा न्यूज बनेगा। एक वर्ड है गिलोटिन। गिलोटिन वर्ड का मतलब आप डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिएगा कि किसी को फांसी देने के लिए कत्ल जो किया जाता है कि उसके सर को रख दिया गया, ऊपर से तलवार से काट दिए गर्दन को, दैट जो इक्विपमेंट है उसका नाम होता है गिलोटिन, है ना। तो जो गिलोटिन मतलब फांसी का फंदा जिसमें सर को फंसा दिए, ऊपर से काट दिए, तो ये गिलोटिन एक मशीन है, मतलब कि लकड़ी का तख्ता है जिसके ऊपर में फंसाया जाता है गर्दन को। तो गिलोटिन मीन्स पुटिंग ऑल रिमेनिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू वोट ऑन द लास्ट अलॉटेड डे इवन इफ दे हैव नॉट बीन डिस्कस्ड। गिलोटिन मतलब कि लास्ट दिन सबको, जितना भी अप्रोप्रिएशन बजट की बात करते हैं, सबको लेके एक जगह वोट करने की बात होने लगती है। ये बजट प्रोसेस को, इट हेल्प्स कंप्लीट द बजट प्रोसेस ऑन टाइम बट रिड्यूसेस डिटेल्ड डिस्कशन। मतलब लास्ट दिन, अब तो टाइम तो बचा नहीं, तो सबको एक जगह उठा कर रख दिया गया और बोला कि चलो इस पर एक बार में डिस्कशन करके बात को खत्म करो। अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब वर्ड समझना जरूरी हो जाता है। क्या होता है, नॉर्मली पॉलिटी के किताबों में ये सब वर्ड्स तो दिए रहते हैं, लेकिन ये वर्ड्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। हमने क्या किया, अपनी किताबों में इन सब वर्ड्स को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स डिफरेंट मिनिस्ट्री का जो आता है उसको वोट हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, तो इट ऑथराइजेज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर मान लिया ये सब काम हो गया तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लेने के लिए मिनिस्ट्री हकदार हो जाता है। और इट इंक्लूड्स वोटेड एक्सपेंडिचर एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। ये मतलब कि ये आपको दोनों तरीके से हम ले सकते हैं कि वोट किया गया वो एक्सपेंडिचर से या चार्ज एक्सपेंडिचर से भी। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंस्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रोप्रिएशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लीजिएगा कि पैसा तो हम उठा लिए। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है कि पिछले बजट से पैसा निकाल के लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि काम तो अभी का है लेकिन उसको पीछे से निकाल के लाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर से अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है ताकि वो पैसा वहां पर डालेंगे तभी तो हम निकालेंगे।
तो ये होता है कि मान लिया कि जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में होता है, सपोज किया कि मैं एज ए ऑफिसर बाहर गया घूमने के लिए नहीं, मैं गया डेपुटेशन, टेम्पररी डेपुटेशन पे, मान लिया मुझे चेन्नई जाना है, चेन्नई गया, चेन्नई से लौट के आया, काम वाम कर लिया और मैं अपना TDA क्लेम करना भूल गया, ठीक है ना। इस साल भूल गया, अगले साल लगा करे मेरा तो एक TD का क्लेम ही बच गया है, मेरा तो 20,000 रुपये अपना पॉकेट का खर्च है, उसको मुझे क्लेम करना है। तो अब हम क्लेम डालेंगे तो उस साल के बजट में तो आएगा नहीं, वो तो पीछे का बजट का है, 2 साल पहले का मान लिया बजट का है। तो इसको कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर से पैसा निकालना, समझ गए। ये नॉर्मली होता है, ऐसा बहुत जगह हो सकता है। बहुत बार मिनिस्ट्री ऐसे खर्च कर लेती है जो कि पीछे के बजट से लेना पड़ता है, तो इसके लिए फिर से पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएशन एक्ट लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। फिनांस बिल गिव्स लीगल इफेक्ट टू द टैक्स प्रपोजल ऑफ द बजट। फिनांस बिल जो है वो टैक्स प्रपोजल जो होता है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि न्यू टैक्स, चेंज इन टैक्स रेट्स। वोट ऑन अकाउंट एक टेम्पररी ग्रांट है। जैसे कि क्या होता है कि अभी बजट से, कंसोलिडेटेड फंड से किसी मिनिस्ट्री को पैसा आने में देरी है, तो क्या करते हैं कि पिछला साल जो जितना पैसा दिया गया था उसका 1/6 पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है कि चलो अप्रैल और मई महीना काम इसी से चलाओ और तब तक में पूरा प्रोसेस पार्लियामेंट का क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पैसे दे दिए जाएंगे बाकी। तो ये जो पैसे होते हैं मतलब 2 महीने के लिए जो दिया जाता है पिछले बजट के आधार पे, इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट इज गिवन फॉर ए स्पेशल पर्पस आउटसाइड द नॉर्मल सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ जाती है, नॉर्मली होता है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मान लिया कि आप कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब उसका शिप लैंडिंग हुआ, उसका पैसा जो है सो एक्स्ट्रा लग गया एज पर द प्रोटोकॉल, तो एक्स्ट्रा लग गया तो पहले से प्रोविजन नहीं है, तो इसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट देने की जरूरत पड़ जाती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट तो समझ में आ ही जाएगा। चार्ज एक्सपेंडिचर हमने बताया ही है। इट इज नॉट वोटेड बाय पार्लियामेंट दो इट कैन बी डिस्कस्ड, तो ये आपका चार्ज एक्सपेंडिचर है। कोर्ट रिलेटेड पेमेंट्स जो थोड़ा लेट हो जाता है, वोटेड एक्सपेंडिचर तो समझ ही गए होंगे, ये हम लोग डिस्कस कर लिया है। गवर्नमेंट अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 266(2). इट कंटेन्स मनी दैट डज नॉट फुली बिलोंग टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट होल्ड्स इट एज ए ट्रस्टी। अब इस समय पब्लिक अकाउंट्स क्या है लिख लीजिएगा याद करके। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और आपके जॉब में मान लिया कि आपको सैलरी मिल रहा है 40,000 रुपये, सपोज किया, आपका 12.5% आपका कट कर दिया जाता है इसमें से, ठीक। तो ऑलमोस्ट मान लिया कि 6,000 रुपया, सपोज किया 6,000 नहीं 5,000 कुछ रुपया आपको कट कर दिया, 5,000 अप्रोक्सीमेटली है ना, कट कर दिया गया। ये 5,000 चला गया आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। कहाँ चला गया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। ये क्यों चला जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में? ताकि जब आप 60 साल की उम्र के होंगे तब आपको इसी के आधार पर पेंशन मिलेगा, ठीक। तो आप पेंशनेबल सर्विस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो पैसे होते हैं इसके लिए जो जमा हो गया एक जगह, ये पब्लिक अकाउंट में हुआ पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट इसको रखी हुई है लेकिन इसको यूज तो करती है गवर्नमेंट, पब्लिक अकाउंट से लोन ले लेती है। तो क्या होता है कि एक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, पीएफ कमिश्नर, ये पोस्ट है कमिश्नर का। ये कमिश्नर साहब जो है वो आपका पब्लिक फंड मैनेजर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकी एक टीम होती है, ये लोग डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो इतने सारे लोगों ने इतना पैसा जमा किया है, मान लिया कि 5,000 करोड़ जमा किया है, ये पैसा कहाँ हम लोग लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं कि बॉन्ड में लगाएं कि कहाँ लगाएं, ताकि इनका इनकम बढ़ जाए, बैंक रेट से ज़्यादा मिले। मान लिया बैंक दे रहा है 7%, हम ऐसी जगह लगाएंगे कि उसको 12% का ग्रोथ हो, स्वाभाविक है। तो इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बाकी एम्प्लॉय जिनका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, उसको जो जमा करने के लिए पीएफ मैनेजर होते हैं। तो यही बात है कि ये अंडर आर्टिकल 266(2)
इट कंटेन्स मनी दैट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। एक किसका पैसा है? पब्लिक का, जो जॉब कर रहे हैं उनका पैसा है। और गवर्नमेंट इसको होल्ड कर लेता है एज ए ट्रस्टी, ताकि समय पर इसको वापस हम कर सके। क्लियर है आपको? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। इस बुक में एक एक पॉइंट को इसीलिए क्लियर किया गया है क्योंकि यूपीएससी लंबा लंबा पढ़िएगा, क्वेश्चन 1 पेज का क्वेश्चन रहेगा, आंसर 4 ही रहेंगे। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझिएगा उस पूरे पेज का, तब तक आप सही आंसर समझ ही नहीं पाइएगा। तो एक ही वर्ड में खेल जाता है यूपीएससी, क्योंकि आपने उस वर्ड को नहीं समझा है, तब आप फंस जाइएगा। जैसे इस बार एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस वर्ड पे यूपीएससी 1 पेज तक लिखता रह गया। अब बोला ये क्या है? इक्विटी है कि क्वालिटी है कि क्या है? समथिंग लाइक दैट। सर्विस डिकोर है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है? व्हाट इज दिस कंसेप्ट? तो एक वर्ड अगर आपको क्लियर है तो आप उसको आंसर कर लेते। सेम थिंग है, तो पब्लिक अकाउंट्स क्या है वो समझ में आ गया। तो किस तरह के पैसे वहाँ रहते हैं? प्रोविडेंट फंड, जो अभी हमने बताया, हम जॉब कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली जितने भी लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट में भी अगर जॉब कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनका ईपीएफ काटा जाता है और ईएसआईसी काटा जाता है। ईएसआईसी से क्या होता है? स्टेट इंश्योरेंस है। मतलब वो आदमी बीमार पड़ेगा तो इसका इलाज ईएसआईसी का हॉस्पिटल होते हैं हर, जैसे यहाँ पटना में बिहटा में हॉस्पिटल है, दिल्ली में शायद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ उनका इलाज मुफ्त में हो जाता है क्योंकि ईएसआईसी कार्ड होल्डर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी स्कूल खोल रहा हो, कॉलेज खोल रहा है, अच्छा होगा कि टीचर लोगों को ईपीएफ ईएसआईसी कर दो, ताकि बेचारों को पेंशन मिल जाएगा और उसके फैमिली का उसका इलाज हो जाएगा मुफ्त में। तो एक अनसर्टेनिटी की स्थिति उसके लिए नहीं बनी रहेगी, तो ही विल बी मोर लॉयल टू द एम्प्लॉयर। तो ये क्या होता है? 12.5% मान लिया कि आप जमा करते हैं तो 12.5% सरकार मैचिंग कंट्रीब्यूशन दे देता है और उसका ग्रोथ होता रहता है। तो स्मॉल सेविंग्स, ये भी पैसा जो है, स्मॉल सेविंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये पैसा एक जगह बैंक में जमा हो जाता है और उसको गवर्नमेंट यूज करती रहती है। पोस्टल सेविंग्स, जुडिशियल डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स। तो पार्लियामेंट्री वोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स तो पब्लिक का है, गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, पब्लिक का पैसा जमा किया हुआ है, तो इसमें पार्लियामेंट्री वोटिंग नहीं होती। ये कंसेप्ट याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोग ये नहीं समझे कि पार्लियामेंट्री वोटिंग रिक्वायर्ड, एक वर्ड मिस कर जाइएगा, एक लाइन मिस कीजिएगा किताब का, भारी पड़ सकता है आपके लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमारे बुक का इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267। ये कंटीजेंसी फंड मतलब कि इसमें जो है सो बिल्कुल सरकार के लिए रिजर्व्ड मनी है, कंटीजेंट मनी है। It placed at the disposal of the president. It is used for urgent and unforeseen expenditure. हम लोग जब जॉब करते थे, हम लोग के लिए भी कंटीजेंसी फंड होता था। किसी भी टाइम में महीना में 3,000, 4,000, 5,000 रुपया लिमिट जो होता है अधिकारियों का, जिस अधिकारी का लेवल क्या होता है, उसके लिए पूछना नहीं पड़ता है। तो चाय पानी का खर्चा आपको ये आ गया, चाय तो पिलाना ही पड़ेगा ऑफिस में, कहाँ से लाएंगे? अपने सैलरी से तो नहीं पिलाएंगे, तो कंटीजेंसी फंड में रहता है। मान लेके कहे कि पेन चला रहे हैं, पेन का नीब गायब हो गया, तो भाई लाओ पैसा लो, 200 रुपया सैंक्शन करो, कुछ पेन खरीद के ले आओ। 300 रुपया सैंक्शन कर दिया, भाई ले आओ, कॉपी खरीद के ले आओ मार्केट से। उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए जो है फिर से टेंडर कर रहे हो, फिर मंगवा रहे हो, वो अपना अलग है। एक कंटीजेंसी है टू सी दी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए वो जरूरत पड़ सकता है, अर्जेंट एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेटी सिस्टम बहुत इजी है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, इस तरह के कमेटी होते हैं। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर में डिफरेंट कमेटी के ऑफिसेज होते हैं। वो कमेटी जो है हेल्प करता है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग करने में। एक कैबिनेट कमेटी था जो कैबिनेट के लिए मदद करता था, ठीक है ना। सो एस्टिमेट कमेटी, दिस ऑल कमिटीज आर हेल्पिंग इन मेकिंग द पार्लियामेंट टू रन, ठीक है। सो आई फील दैट विद दिस वन योर दिस द पार्लियामेंट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज,
स्पेशल राइट इंजॉयड बाय द पार्लियामेंट एंड मेंबर, प्रिविलेज है। इसमें क्या है कि आप एज एमपी हैं या एमएलए हैं, पार्लियामेंट के अंदर में अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलते भी हैं तो आप पर कोई केस नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में है ना। आप पार्लियामेंट के अंदर में कुछ अगर ऐसा काम करते भी हैं तो आपको अरेस्टिंग उस आधार पे नहीं होगा। तो ये आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट में डाल दिया गया। केशवानंद भारती केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार ये आर्टिकल का लिस्ट हमने दे दिया है, जो हमने बोला था कि एक बार जरूर कंपाइल कर लीजिएगा, इस लिस्ट को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई फील दैट ये जो पॉइंट्स हम लोग जो डाल रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इजी क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है कि नहीं। हम सेकेंड राउंड जो टेस्ट लेंगे आपको, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे, और थर्ड राउंड जो टेस्ट लेंगे वो तो बिल्कुल रहेगा कि लंबे लंबे क्वेश्चन रहेंगे, सो दैट कि हम आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का टेस्ट कर लेंगे। इट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन टेस्ट लेवल, एंड थर्ड इज द कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी लेवल। 3 टाइप का टेस्ट लेकर अगर हम आपको भेजेंगे तो पीटी बहुत ही आसान हो जाएगा आपका निकालना। इस बार तो पीटी, और इधर जो है आपको मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जरूर लिखिएगा। मेंस के क्वेश्चन नीचे में होंगे, करेक्ट यहाँ पर होगा कि डिस्कस द कंपोजिशन, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। आपको लिखना है क्वेश्चन को। कंपेयर द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल, और रोल ऑफ स्पीकर, पार्लियामेंट्री कमेटी। बजट के बारे में हम आपको इकोनॉमी में पूछेंगे ज़्यादा, है ना, क्योंकि यहाँ भी मैंने बजट से क्वेश्चन आपको नहीं दिया ज़्यादा। बट यू हैव टू टेस्ट, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट दिस पार्लियामेंट इन इंडिया, ये चैप्टर आपको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आई हैव गिवन यू सफिशिएंट गाइडलाइंस दैट हाउ विल यू रीड दिस बुक एंड हाउ विल यू कंप्रीहेंड द बुक, सो दैट कि आपका पार्लियामेंट से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, करेक्ट। ओके, थैंक यू।